सो हेलो एंड वेलकम एंड दिस साइड और विजय है और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ई पाठशाला की इस नई सीरीज में, जिसमें हम एंशिएंट टाइम से लेके पूरे मॉडर्न टाइम तक जितने भी युद्ध हुए हैं उस युद्ध का हम जिक्र करने जा रहे हैं। दोस्तों, ये युद्ध जो है ये झेलम का युद्ध है, जिसमें बैटल जो पूरी तरीके से आप कह सकते हैं कि सिकंदर और पोरस के बीच में लड़ी गई थी। आप लोगों के बीच में दो चीज़ें तो बहुत ही मैं कह सकता हूँ कि लोगों की जानकारी में होगा कि आप सभी ने बहुत बार डायलॉग सुना होगा अपनी लाइफ में कि जो जीता वही सिकंदर। मतलब एक तो ये डायलॉग बहुत फेमस है कि जो जीता वही सिकंदर। क्या ये चीज़ यहीं से निकल के आई थी, इस बैटल के बाद ही निकल के आई थी, या एक और कहानी जो लोगों के बीच में गढ़ी जाती है कि राजा पोरस जब सिकंदर के सामने हार जाता है तो सिकंदर पोरस से पूछता है कि तुम्हारे साथ क्या करना चाहिए। तो पोरस का सिंपल सा जवाब होता है कि आप मेरे साथ वही करिए जो एक राजा के साथ करता है। और उसके बाद ऐसा कहा जाता है कि सिकंदर द ग्रेट, अलेक्जेंडर सिकंदर द ग्रेट, उसने पूरी तरीके से पोरस को फिर दोबारा उसका साम्राज्य उसके हाथ में दे दिया और उसके बाद वो चला गया। और जब वो वापस जा रहा था तो फिर किसी कारणवश उसकी डेथ हो जाती है। तो ऐसी कुछ स्टोरी कहीं ना कहीं चल रही है। और मैं आज आपको बैटल जो है झेलम का युद्ध, जिसे हम बैटल ऑफ हाइड्रा पास बोलते हैं, हाइड्रा पास भी बोला जाता है, बहुत अलग अलग नाम से इसे पुकारा जाता है। और इसके पीछे असल में कहानी क्या है, अलग अलग स्टूडेंट्स इस पे क्या सोचते हैं, हमारी इस पे क्या राय होनी चाहिए, और आपके हिसाब से क्या सही में जो जीता वही सिकंदर, ये जानबूझ के कहानी गढ़ी गई है जो इतने सालों तक लोगों के दिमाग में ये चल रही है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस और हम पूरा आपको डिटेल एनालाइज करके बताएंगे असल में पोरस की कहानी क्या है, असल में साथ में पोरस के डेथ का रीजन, सिकंदर के डेथ का रीजन, इस युद्ध में असल में हुआ क्या था, और जो जीता वही सिकंदर है या नहीं वो वीडियो के एंड में आप डिसाइड करने की कोशिश करिएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर आप सभी को ये सारी बातें बताई जाएगी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक पेज और ट्विटर, इन सभी पे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हम यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहते हैं। तो टेलीग्राम पे जुड़ेंगे तो जो भी कुछ ये बताया जा रहा है आपको वहाँ पे अवेलेबल हो जाता है। और एक्स्ट्रा अपडेट के लिए आप हमारे साथ इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज और साथ में ट्विटर से जुड़ सकते हैं। तो असल में ये कहानी जो है वो तो है, लेकिन अलग अलग इतिहासकारों का इसमें अलग अलग टिप्पणी बोली जाती है। मतलब ये बैटल हुआ था ये तो कंफर्म है, अलग अलग जगहों से हमें जानने को इसको मिलता है, चाहे इंडिया के अंदर लिखी गई स्टोरी हो और चाहे ग्रीक फिलोसफर जो थे या ग्रीक हिस्टोरियंस थे उन्होंने जो लिखा था, उन सारी चीजों के मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे इतिहासकारों की अलग अलग राय थी। ऐसा पहली राय बोली जाती थी कि सिकंदर की सेना जो थी उसका, सिकंदर की सेना का एक भाग झेलम नदी के द्वीप में पहुंचा था और एक भाग नहीं पहुंच पाया था। कहा जाता है कि 50,000 की लगभग सेना थी और लगभग उसमें से 11-12 हजार सैनिक ही पहुंच पाए थे, और इसीलिए शायद से वो बैटल लड़ा गया हो और वहां पे सिकंदर हार गया था और लोगों ने बस ये बताया कि सिकंदर जीता था। तो एक तो ये अलग अलग इतिहासकार मानते हैं। दूसरा, यहाँ पे इतिहासकार मानते हैं कि उसी दिन जिस दिन सिकंदर अपने सैनिकों को लेके जा रहा था उस दिन सिकंदर रात में अपनी नाव लेके हरनपुर नाम की एक जगह थी, वहां से वो 60 किलोमीटर ऊपर उत्तरी तरफ चला गया था ताकि वो कहीं एक सहारा ढूंढ सके उस नदी को पार करने के लिए, क्योंकि नदी को पार कर पाना, झेलम नदी को पार कर पाना बहुत मुश्किल था। और उसके बाद कहा जाता है कि जब उसने नदी को पार करा तो फिर युद्ध हुआ और युद्ध बहुत भयंकर हुआ था। अब इस युद्ध के अंदर कौन मरा कौन नहीं मरा अभी तो हम बाद में समझेंगे, पहले हम इतिहासकार क्या कह रहे हैं वो। दूसरा, यहाँ पे इस युद्ध के अंदर ऐसा कहा जाता है कि युद्ध के अंदर जो उसका बेटा था, राजा पुरुष का जो पुत्र था वो वीरगति को प्राप्त हुआ था, यानी कि पोरस का जो बेटा था वो वीरगति को प्राप्त हुआ था। इसका मतलब ये कि सिकंदर से उसकी लड़ाई हुई थी या असल में उसके पीछे किसने उसको मारा था, आज भी इसके पीछे एक मिथ है। और दूसरा, यहाँ पे कहा जाता है कि शायद से जो पुरु था, मतलब जो उनका राजा था पोरस, पुरु बोल लूं या पोरस बोल लूं, उनके युद्ध में हारने का कारण बोला जाता है कि हाथी शायद से दलदल में फंस गए होंगे, या हाथी क्या कहते हैं घोड़ों के कंपैरिजन में इतने फुर्तीले नहीं रहे होंगे, जिसकी वजह से इतिहासकार बताते हैं कि यहाँ पे राजा पोरस हार गया था। दूसरे इतिहासकार ये भी बताते हैं कि सही मायने में जो उनकी आर्मी थी, मतलब किनकी पोरस की, राजा पोरस की जो आर्मी थी, उनके पास इतने सारे हाथी थे, लगभग 25 से 30 हजार हाथी बोले जाते हैं, कि ये हाथी देखकर ना सिकंदर के हक्के बक्के रह गए और इसकी वजह से सिकंदर जो था उनकी
सेना से दूर भाग खड़ा हुआ था और इसीलिए वो क्या कहते हैं बैटल लड़ना नहीं चाहता था और उन्होंने कहीं ना कहीं राजा पोरस के साथ संधि कर ली, तो ऐसा भी कहा जाता है। और दूसरा लास्ट जो ग्रीक फिलोसफर बोलते हैं वो ये कहते हैं कि सही मायने में यूनानी फिलोसफर प्लूटो जो बताते हैं कि सिकंदर द ग्रेट जो विश्व यात्रा करने निकला था, विश्व को जीतने निकला था, वो इस बैटल के अंदर कामयाबी हासिल नहीं कर पाया। 8 घंटे तक ये युद्ध लड़ा गया, लेकिन किस्मत से क्या कहते हैं उसके घोड़े को मार दिया गया, वो पहली बार जमीन पे गिरा। उसके सैनिक देख के हक्का बक्का रह गया कि मतलब इतनी सारी बैटल लड़ ली, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि हमारा सिकंदर द ग्रेट जो है इस बैटल में पहली बार घोड़े से गिर गया। और ये ऐसी ऐसी मिथ दिखाई जाती है, बहुत सारी स्टोरीज भी है। अब हम कंक्लूजन पे निकलेंगे धीरे धीरे करके। ये सारे तो जितने भी फिलोसफर थे, चाहे वो इंडियन थे और चाहे वो ग्रीक थे, चाहे वो कहीं और भी लिखी गई चीजें थी, तो ये सारी चीजें हमें अलग अलग जगहों पे मिलती है। तो मैं तीनों की तीनों स्टोरी आपको कंपेयर करता चलूंगा, असल में कहानी क्या हो सकती है, और आपसे लास्ट में परसेप्शन पूछा जाएगा कि आप बताइए कमेंट करके कि भाई सही मायने में जो जीता वही सिकंदर है या यहाँ पे कोई और कहानी गढ़ी जा रही है। ओके, सो कम टू द पॉइंट इज दैट उस टाइम पीरियड के अंदर आपको पता है हमारे इंडिया के अंदर अगर आपने पुरानी कोई हिस्ट्री पढ़ी होगी तो लास्ट आपने चंद्रगुप्त के टाइम पीरियड का ही पढ़ा होगा। उससे पहले का बैटल से रिलेटेड हमें कुछ ज्यादा जानकारी नहीं मिलती है। जानकारी हमें अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से मिलती है। इतना पता है कि 16 महाजनपद थे, 16 महाजनपदों में से कुछ महाजनपद क्या कहते हैं आपके जम्मू कश्मीर की साइड में भी हुआ करते थे। तो उन्हीं महाजनपदों में से एक जनपद था राजा पोरस का, और राजा पोरस का जो जनपद था वो लगभग सिंध और पंजाब सहित इन नदियों के भूभाग में था। तो सिंध और पंजाब अगर आप देखें तो ये इंडस हो गया, और ये आपका क्या कहते हैं सिंध नदी होगी, और ये पंजाब लाहौर का इलाका, ये अमृतसर। तो लगभग ऐसा कहा जाता है कि इतने हिस्सों के अंदर शायद से कोई एक वंश रहा करता होगा और वो राजा पोरस का रहा होगा। एग्जैक्टली लोकेशन बस ये बताई जाती है कि सिंध और पंजाब सहित कुछ हिस्से जो थे उसके हिस्सों में आते थे, और वहां पे कौन राज करता था, वो राज करता था राजा पोरस, और उसका टाइम पीरियड 340 बीसी से लेके 315 बीसीई बताया जाता है। ये एग्जैक्टली नहीं हो सकता है, लेकिन लगभग इतना बताया जाता है कि इस टाइम पीरियड से इस टाइम पीरियड के बीच में उसका साम्राज्य चल रहा था। यानी कि पैदा वो पहले भी हुआ, लेकिन साम्राज्य का ड्यूरेशन ये रहा था, और 340 बीसी से 315 बीसी के टाइम पीरियड में वो राज कर रहा था। अब यहाँ पे पोरस का साम्राज्य जो उस टाइम पीरियड के अंदर एग्जैक्टली लोकेशन में बोला जाता है, वो ये बोला जाता है कि झेलम और चेनाब नदी के बीच का हिस्सा। अब झेलम और चेनाब नदी के बीच का हिस्सा, तो भाई ये चेनाब नदी आ गई, ओके, और ये आ गई आपका झेलम नदी। यानी कि दो नदियों के बीच के हिस्से को क्या कहते हैं, दाव बोलते हैं। अगर आपको याद हो, दाव बोला जाता है, इसे दोब भी बोलते हैं, दोब भी बोलते हैं। तो जो बच्चे क्या कहते हैं क्लास 12 की पॉलिटिकल पढ़ते होंगे मेरे से, और हिस्ट्री पढ़ते होंगे, तो वहां पे भी मैंने जिक्र करा हुआ है दो नदियों के बीच का हिस्सा। तो यानी कि पोरस का साम्राज्य दो नदियों के बीच में हिस्से में था, और आज की डेट में पाकिस्तान के हिस्से में पाया जाता है। मतलब इतना तो हमें पता है, इतना तो हमें पता है। और ये सबूत हमें जो मिलता है वो मुद्रा राक्षक करके जो विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया एक प्ले है। इसमें चंद्रगुप्त के बारे में, अशोका के बारे में, बिंदुसार के बारे में, और काफी पुराने पुराने जो लोग थे सिकंदर के बारे में, इन सभी लोगों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो इतना हमें समझ में आता है कि जो आपके क्या कहते हैं पोरस राजा थे, उनका साम्राज्य पुरुवंश बोला जाता है, और पुरुवंश साम्राज्य जो था वो आपके क्या कहते हैं झेलम और चेनाब नदी के बीच का हिस्सा था। और इस हिसाब से अगर दो नदियों के बीच का हिस्सा देखा जाए तो सिंपल सी बात है, वेल फर्टिलाइज होगा, अच्छा होगा। और क्योंकि यहाँ पे इस टाइम पीरियड के अंदर आयरन एज आ चुका था, लोहा आ चुका था, तो इनके पास हथियार भी लोहे के होंगे, और नदियों के पास का हिस्सा है तो ऑफकोर्स ये वेल फर्टिलाइज होगा, और एग्रीकल्चर लैंड है तो ऑफकोर्स यहाँ पे बिजनेस भी ठीक ठाक होता रहा होगा। तो ये तो पोरस के बारे में था। अब यहाँ पे पोरस का साम्राज्य इतिहासकारों के द्वारा ये बताया जाता है कि भौगोलिक दृष्टि से ये काफी अच्छा था, और पुरुवंश यहाँ पे राज किया करता था। और दूसरा यहाँ पे मुद्रा राक्षस के अंदर जो एक संस्कृत ग्रंथ है उसमें कहीं ना कहीं इसे राजा प्रतांग प्रथम, या यहाँ पे राजा प्रतांग करके यहाँ पे बताया जाता है, ठीक है। तो ये भी एक यहाँ पे एक मिथ है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे कहीं ना कहीं एक और चीज है जो आपको समझनी होगी कि यहाँ पे मुद्रा राक्षस के अंदर यहाँ पे इनको दूसरे नाम से भी वर्णन किया जाता है। तो आप वैसे तो पुरु समझ के चलिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे पुरु भी है, पोरस भी है, और फिर एक नया नाम आ गया, तो इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमें बस पता है कि अगर हमें मुद्रा राक्षस के अंदर उल्लेख मिलता है, तो अगर इस नाम से उनका वर्णन किया गया है तो कहीं ना कहीं पोरस फेमस है, तो आप पोरस ही मान के चलिए।
अब क्योंकि ये उस टाइम पीरियड के अंदर, देखो ऐसा एक राजा नहीं है, बहुत सारे राजा राज करते होंगे इन इलाकों के अंदर, क्योंकि अगर चेनाब और झेलम के पास का हिस्सा इनका है तो इसके आसपास का अगर हम देखें तो यहाँ इस्लामाबाद, ये तक्षशिला आसपास का इधर का इलाका, ये भी किसी और का हो सकता है ना, उधर के इलाके किसी और के हो सकते हैं, और हर जगह कोई ना कोई राजा राज किया करता था। और इसके बारे में हमें मुद्दा राक्षस एक जगह है जहां से हमें जानने को मिला था। अच्छा, अब यहाँ पे बात ये हुई कि ये चीजें तो हमें देखने को मिल रही थी। अब बात करते हैं नेशनल लेवल पे सिकंदर के बारे में। सिकंदर जो उस टाइम पीरियड में मैं कह सकता हूँ यहाँ पे मकदूनिया करके, मैसेडोनिया करके आपको एक प्लेस दिखाई दे रही होगी। इसने अपने क्या कहते हैं चचेरे भाइयों को, सौतेले भाइयों को मार के कत्ल करके इसने पूरी तरीके से अपने पिता की मृत्यु के बाद पूरा का पूरा साम्राज्य इसने खुद हड़पने की सोची और यही पूरे इलाके का राजा बना। तो अगर आप देखें तो ये हिस्सा यूनानी आ गया, ठीक है, ये सारा ग्रीस वाला हिस्सा है। यहाँ पे आपको पता होगा स्पार्टन्स और एथेंस की बहुत ज्यादा लड़ाइयां होती रहती थी, ये तो बहुत पुराना इतिहास है, उससे पुराना इतिहास है। और यहाँ पे हमें सिकंदर द ग्रेट जो है उसका साम्राज्य ये था, और इस इलाके पे उसने अपना राज करा। सोचिए जिस तरीके से सम्राट अशोक जिसने अपने 100 भाइयों को मार दिया, जिक्र तो है इसके बारे में, सेम ऐसा ही बोला जाता है कि यहाँ पे आपके क्या कहते हैं सिकंदर ने अपने सौतेले भाइयों को, अपने चचेरे भाइयों को मार के कत्ल करके पूरी तरीके से यहाँ पे सिंहासन इसने पूरी तरीके से कैप्चर कर लिया। अब इतिहासकार ये बताते हैं कि सिकंदर अर्ली टाइम पीरियड से ही क्रूर था, जिस तरीके से क्या कहते हैं आपका सम्राट अशोक भारत के अंदर था। यहाँ पे सिकंदर उस टाइम पे क्रूर था और वो पूरी तरीके से ईरानियों को अच्छा नहीं मानता था। अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा कहाँ पे इराक का हिस्सा आ गया हमारा, ये हमारा दजला फरात की नदियां आ गई, ठीक है, यूफ्रेट टाइग्रिस नदियां आ गई, तो ये आपका इराक का हिस्सा, ये हमारा ईरान का हिस्सा है। तो ऑफ कोर्स वो कहाँ पैदा हुआ, वो यहाँ पैदा हुआ। तो उसने फिर बैटल लड़नी स्टार्ट करी। उस टाइम पीरियड पे इसने कहा कि विश्व विजेता बनेगा, सिकंदर ने कहा ये विश्व विजेता बनेगा और पूरी तरीके से जहां तक भी इसकी नजरें जाएंगी, जहां तक भी लैंडमार्क इसको दिखाई दे रहा है, वो पूरा का पूरा कैप्चर करता आएगा। अब एक प्लस पॉइंट ये बताया जाता है कि सिकंदर जिस समय पे गद्दी पे आया था वो यंग था। उस टाइम पीरियड के अंदर इसके पास कुशलता थी घोड़े चलाने की, और यहाँ के इलाके अगर आपको पता हो तो इधर के इलाके बहुत ठंडे हैं, ग्रीस के इलाके बहुत ठंडे हैं ना, ये इलाके बहुत ठंडे हैं और यहाँ पे ठंडे इलाके हैं। तो उस टाइम पीरियड के अंदर घोड़े मिलते थे, अवेलेबल होते थे। शुरुआती समय से इन लोगों के पास शराब, नशा, ये सारी चीजें हुआ करती थी, क्योंकि इन इलाकों के अंदर शरीर को गर्म रखने के लिए दूसरी और चीजें नहीं थी। तो ऐसा भी कहा जाता है कि वो बहुत क्रूर था, बहुत नशे में आदी रहता था और पूरे विश्व को जीतने की लालसा उसको काफी टाइम पीरियड से रही। जब उसने ईरानियन को हरा दिया, तो उसके बाद यहाँ पे सिकंदर ईरान को हराने के बाद वहां पे पारसी राजा दारो था और उसको पराजित करा, और विश्व विजेता कहलाने के लिए उसकी भूख खत्म नहीं हुई और फाइनली उसने कहा कि वो और आगे तक जाने की कोशिश करेगा। जहां जहां तक वो जीतता चला जाएगा वहां वहां तक वो उनके साम्राज्य दूसरे राजाओं में लेता चला जाएगा, और जो नहीं हारेगा उसको कत्लेआम करता चला जाएगा, जो उसकी बात नहीं मानेगा उसको कत्लेआम करता चला जाएगा। तो एक बार युद्ध लड़ने के बाद उसने एक युद्ध नहीं लड़ा, उसने बहुत सारी बैटल्स लड़ी। इसके बारे में हमें ग्रीक क्या कहते हैं किताबों के अंदर बहुत कुछ जानने को मिलेगा, बट क्योंकि इसका रिलेशन इंडिया से हुआ था तो भाई हम उसके बारे में ज्यादा जानने की कोशिश करेंगे। ओके, तो यहाँ पे ये जीतता चला गया, बैटल पे बैटल लड़ता चला गया, और यहाँ पे अगर देखें तो इधर का इलाका ठंडा था, धीरे धीरे इधर के इलाके में आएगा तो ऑफकोर्स इधर के इलाकों में वायु परिवर्तन तो होगा ही होगा, और ऑफकोर्स हमारे इलाके तक आते आते तो बहुत सारे चेंजेस उसे देखने को मिलेंगे। हाँ, ये तो है कि यहाँ पे लंबे समय तक युद्ध लड़ते उसके जो सिपाही होंगे वो भी कमजोर पड़ेंगे, उसके जो सैनिक होंगे वो भी कमजोर पड़ेंगे, घोड़े होंगे वो भी कमजोर पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ तक लड़ते आना, जिंदगी पर लड़ते रहना, उसमें बहुत दिक्कत हो जाती है ना। लेकिन ये था कि भूख है इंसान की जो कभी खत्म नहीं हो सकती है, और वही सिकंदर के साथ था। अब हुआ ये कि भारत पे उसने आक्रमण करना स्टार्ट करा। जब वो ईरान, इराक, अफगानिस्तान इधर के इलाकों को जीतता चला गया, देन फाइनली भारत में आया वो, और भारत की सीमा पे सिकंदर आया। जब सिकंदर ईरान से आगे बढ़ा तो उसका सामना भारतीय सीमाओं पर हुआ, और भारतीय सीमाओं पे बसे छोटे छोटे राज्य उस समय हुआ करते थे। अब छोटे छोटे राज्य हुआ करते तो ऑफकोर्स छोटे छोटे राज्य आप देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे ये आपका क्या कहते हैं कहाँ गया, हाइडा पास ये इलाका दिखा रहा है और तक्षशिला दिखा रहा है, ये अगर इधर के इलाकों को छोड़ दूं, ये इलाकों को छोड़ दूं, अब ये इलाका तो थोड़ा पाकिस्तान में आता है, लेकिन अगर मैं इधर के इलाकों को देखूं तो इधर के इलाकों में छोटे छोटे साम्राज्य हुआ करते थे। यहाँ पे हिंदू कुश पर्वत हमें दिखाई दे रहा है, हिंदू कुश पर्वत के पहले या थोड़े से इधर आसपास के इलाके में छोटे छोटे साम्राज्य हुआ करते थे, छोटे छोटे साम्राज्य। और वहां पे क्या कहते हैं छोटे छोटे साम्राज्य जो थे, बुनेर है, पेशावर है,
और उसके बाद कुनात है, उन्हें स्वागत है, ऐसे बहुत सारी मतलब नाम दे रखे इतिहासकारों ने कि इधर के इलाकों से इनकी बैटल हुई। बैटल लड़ने के बाद इनकी सीमाओं पे जब वो पहुंचा तो भारतीय सीमाओं पहुंचने के बाद उसकी पहाड़ी सीमाओं पर भारत के छोटे छोटे राज्य थे। पहाड़ी सीमाएं वही हिंदू कुश पर्वत के आसपास के इलाके हुआ करते होंगे, और वहां पे क्या कहते हैं उनके वीर सैनिकों ने ऑफकोर्स सिकंदर से लड़ाई लड़ी थी। लेकिन उन लोगों को तो पता नहीं था ना कि सिकंदर इतनी पीछे से लड़ता आ रहा है और उसको सिर्फ और सिर्फ अपना विश्व विजेता बनाना। उसे उसको नहीं फर्क पड़ता है कि कौन बूढ़ा है, बुजुर्ग है, बच्चा है, बस उसको मारना है। जो उसके सामने नहीं झुकेगा वो उसको मार देगा, और जो उसके साथ संधि कर लेगा तो वो उसके अपने अंडर में करके उसको आगे ले जाएगा अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए। तो यही सिस्टम चलता रहा, और फाइनली हुआ क्या? फाइनली ये हुआ कि जब भारत के बाउंड्रीज के पास यानी कि पहाड़ी सीमाओं के पास जब वो इन छोटे छोटे राज्यों को जीतने लग गया, तो देन फाइनली हुआ ये कि ये पूरा का पूरा इलाका आप देख रहे हैं कि यहाँ पे वो इंडिया के टच के हिंदू कुश पर्वत के आसपास के इलाकों में आ गया था, वो काबुल के आसपास और इधर इधर के इलाकों में आ गया था। और उसके बाद फिर क्या कहते हैं यहाँ पे हुआ ये कि जिनके साथ भी ये युद्ध लड़ता था तो अंग्रेजों वाला वही सिस्टम कि जो जिनके साथ ये कमजोर पड़ रहा है उनके साथ संधियां कर लेता था, और संधि करने के बाद रात में उनको अचानक से उनको मार दिया करता था। तो ऐसा उसने कई वॉर के अंदर करा था, कई वॉरों के अंदर करा था। और इन चीजों की वजह से हुआ ये कि जब छोटे छोटे साम्राज्य जो भारत के आसपास के इलाके में थे, तो जब दूसरे राजाओं को पता चला कि हाँ यार कोई बंदा ऐसा है जो पूरा विश्व विजेता बनने की ख्वाब देख के आया है और पूरी तरीके से सभी लोगों को खत्म करता जा रहा है, तो सेम ऐसा ही उसने गांधार और तक्षशिला पर हमला करके करा। यहाँ पे भोले भाले भारतीय राजा उसकी चाल का शिकार होते रहे, और अंत में गांधार और तक्षशिला के ऊपर भी उसने हमला करा। अब गांधार और तक्षशिला आपको जम्मू कश्मीर के आसपास के हिस्से में दिख जाएगा, लेकिन क्योंकि गांधार और तक्षशिला का जो राजा हुआ करता था उस टाइम पीरियड में, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम अंबी बोलते हैं, ठीक है, ये अपरिचित वाला बंदा नहीं है, ठीक है ना, अंबी ये राजा था। और इसने लड़ने की बजाय उसका भव्य स्वागत करा सिकंदर का। क्यों? क्योंकि वो जानता था कि पूरी तरीके से ये सभी लोगों को मारता आ रहा है, और यहाँ पे जो अंबी यहाँ पे बता रखा है राजा, ये राजा सिकंदर से इसलिए लड़ना नहीं चाहता था क्योंकि इसके पास खुद की सेना भी नहीं थी, और राजा पोरस इसका कभी साथ देने वाला नहीं था युद्ध के अंदर। और यहाँ पे अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं चंद्रगुप्त के ड्यूरिंग टाइम पीरियड के अंदर जो चाणक्य था उसने भी कहीं ना कहीं मगध के राजा से बोला कि सरकार आपको पता नहीं कि आपकी सीमाओं पे एक बंदा है जो जाके क्या कहते हैं पूरे भारत को जीतने वाला है, और उसका क्या कहते हैं तक्षशिला और गांधार के राजाओं के साथ अच्छी तरीके से सेटिंग भी हो चुकी है। अब वो कब भारत के अंदर घुस जाएगा कुछ नहीं पता। अब यहाँ पे ये चीज चाणक्य के बहुत सारे क्या कहते हैं अर्थशास्त्र के अंदर सबूत देखने को मिला है हमें। मेगस्थनीज ने बहुत सारी जो बुकें लिखी थी इंडिका, उसमें भी हमें जानने के लिए इसके बारे में बहुत कुछ मिला है हमें, है ना। तो ये चीज यहाँ पे जब तक्षशिला और इधर के इलाकों को भी उसने जीत लिया और लड़ने की बजाय यहाँ पे हुआ ये कि पूरी तरीके से उसने पूरी तरीके से क्या कहते हैं अंबी को बोला कि भाई अब आप क्या कहते हैं हमारे अंडरटेकिंग में आ गए हैं। तो भाई सिकंदर जो है वो और इलाके को जीतना चाहता है और आगे बढ़ना चाहता है। और यहां से अब कहानी बढ़ती है कि उसने अंबी ने जब क्या कहते हैं राजा सिकंदर उसकी बात मान ली और उसका स्वागत करा, उससे डर गया और इवन क्या कहते हैं उससे लड़ना नहीं चाहता था। तो फिर आपको पता है कि अब वो दूसरे और इलाके को जीतेगा, और जीतने के लिए उसने क्या करा, उसने सिंपल सा करा, उसने कहा कि तक्षशिला और गांधार के राजा ने अंबी ने गुप्त रूप से सहायता करने के लिए सिकंदर को बोल दिया है। तो ऑफकोर्स सिकंदर कहेगा कि जाओ पोरस को भी संबंध भेजो कि मेरे सामने आके वो आत्मसमर्पण कर दे। अब पोरस, अब आपको पता है कि इस आत्मसमर्पण करने वालों में से नहीं था क्योंकि भाई पुरु वंश से वो बिलोंग करता था। तो पोरस ने उसको अस्वीकार करा और उसने बोला कि भाई हम आपसे क्या कहते हैं बैटल लड़ेंगे, हम आपसे क्या कहते हैं नहीं डरते हैं। और यहां से फिर कहानी स्टार्ट होती है युद्ध के वर्णन की। युद्ध के वर्णन की कहानी इसलिए स्टार्ट होती है क्योंकि आपको पता ना चेनब और यहाँ पे झेलम नदी के बीच के हिस्से में यहाँ पे राजा पुरुष रहा करता था। इस युद्ध के बारे में बताया जाता है कि इसे बैटल ऑफ हाइडपस इसलिए बोला जाता है क्योंकि यूनानी भाषा के अंदर, ग्रीक भाषा के अंदर यहाँ पे झेलम नदी को ये बोला गया। अब नदी देख सकते हैं जी, झेलम नदी है। अब इसी के ऊपर ना बहुत सारे फिलोसफर्स, बहुत सारे इतिहासकर्ताओं की अलग अलग मिथ थी कि वो अगर क्या कहते हैं झेलम नदी के इस पार आना चाहता था या इस पार उसने युद्ध लड़ना था, क्योंकि इस पार ही तो उसका साम्राज्य था पोरस का, और जब उसका साम्राज्य इस पार में था तो ऑफ कोर्स उसको कहीं ना कहीं एक जगह चाहिए इस नदी को पार करने के लिए। अब नदी को पार करने के लिए जगह चाहिए, तो दैट इज व्हाई दिस बैटल इज कॉल्ड द झेलम बैटल, ठीक है ना। इसीलिए इसे हम झेलम का युद्ध बोलते हैं, और झेलम नदी ही पूरे के पूरे मेन कह सकता हूं युद्ध का एक कड़ी बनी। अब यहाँ पे
ऐसा है कि यहाँ पे जो राजा पोरस था, ऑफ कोर्स मैंने अभी आपको बताया कि इस टाइम पीरियड के अंदर लोहे का काल आ चुका था, लोहे से औजार बनने चालू हो चुके थे, और ऑफ कोर्स इधर के इलाकों में घनी आबादी थी तो हाथी बहुत बड़ी मात्रा के अंदर होते थे। लेकिन यहाँ पे सिकंदर के लिए फायदा ये था कि उसने गांधार और तक्षशिला के राजाओं के साथ संधि कर ली थी, और जब गांधार और तक्षशिला के राजाओं के साथ संधि कर दी तो ऑफकोर्स ये बात होगी कि वो सैनिक सिपाही कहीं ना कहीं उनको देंगे। तो ऐसा कहा जाता है कि सिकंदर के पास उस टाइम पीरियड के अंदर 50,000 पैदल सैनिक थे, 7,000 घुड़सवारक थे, और यहाँ पे राजा पोरू के पास यानी कि पोरस के 20,000 पैदल सैनिक थे, 4,000 घुड़सवारक थे, लेकिन 4,000 से ज्यादा रथ और 130 से भी ज्यादा उसके पास हाथी थे। तो अब इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं यहाँ पे राजा पोरस के पास एक प्लस पॉइंट ये था कि उसके पास हाथी थे, जो घोड़ों के कंपैरिजन में तेज तो नहीं दौड़ सकते, लेकिन अगर कोई बंदा पैदल सैनिक होगा तो पैदल सैनिक हाथियों के सामने नहीं टिक सकते। ये बिल्कुल सिंपल सा है। लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं डिसएडवांटेज ये भी हो सकता है कि जो हाथी होगा वो छोटे से इलाके में ही घूम पाएगा, है ना, छोटे से इलाके में बैटल हो पाएगा उसका। अब अगर उसके पास 50,000 सैनिक थे तो ये कहा जाता है कि सिकंदर ने उस टाइम पीरियड के अंदर पूरी तरीके से कहा कि ठीक है, कुछ सिपाहियों को लेके मैं चलूंगा, कुछ सिपाहियों को लेके मैं चलूंगा। तो सिकंदर अपने साथ चुने 11,000 सिपाहियों को लेकर झेलम नदी के उत्तरी तरफ में चला गया, उत्तरी तरफ में चला गया, उत्तर की तरफ में चला गया। और उसने ऐसा इसलिए करा क्योंकि वो चाह रहा है कि झेलम नदी के इस पार आने के लिए कोई रास्ता ढूंढा जाए, कोई रास्ता ढूंढा जाए। और यहाँ पे वो रास्ता उसको आसानी से मिल भी गया था बाद में जाके, और उसने उस नदी को पार भी कर लिया था। लेकिन ऐसा ये भी कहा जाता है कि 11,000 सैनिक जब वहां की तरफ से दूसरे इलाकों से जब वो निकल रहे थे, और यहाँ पे दूसरे सैनिक जो मतलब पहले 11,000 सैनिक अगर जाएंगे, उन्हें रास्ता मिल जाएगा उत्तरी की तरफ से, तो दूसरे सैनिक कहीं और से तो आ रहे होंगे ना, तो जो सैनिक कहीं और से आ रहे थे तो उनके साथ भी बैटल हुआ। और ऐसा कहा जाता है कि भारतीयों के पास उस समय विदेशियों को मार भगाने के लिए बहुत सारी शक्ति थी। क्यों? क्योंकि वो लोग तो मैकडोनिया से लड़ते हुए आ रहे, थक गए होंगे बेचारे वो लोग, लड़ लड़ के दिमाग में हमेशा वही चीजें नहीं रहती, हर बार बैटल जीता नहीं जा सकता है। उधर के इलाके में इधर के इलाके में यहाँ पे क्लाइमेट चेंज का भी डिफरेंशिएट होगा। और यहाँ पे अगर आप कहें तो ये सैनिक पूरी तरीके से पहले से तैयार थे, दुरुस्त थे, है ना। और उनके पास क्या कहते हैं 7 फुटा भाला भी हुआ करता था, जो सैनिकों को मारने के लिए, क्योंकि वो घोड़े पे और वो हाथी पे, तो हाथी से भाले से मारना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। और इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि राजा पोरस ने पूरी तरीके से उनके घुड़सवारों को मार गिराया। इस तरीके से देखते हुए आप देख सकते हैं कि इनके पास ये लोहे की वो चीजें थी, इवन हाथियों के ऊपर भी ये लोग थे। तो इस तरीके से ऐसा बोला जाता है कि जब क्या कहते हैं कुछ सिपाही धीरे धीरे जब आ रहे थे और यहाँ पे जो पोरस के सैनिक थे वो उन लोगों को मारे जा रहे थे, तो इसीलिए डिसाइड ये करा गया कि कुछ हजार सैनिकों को जो राजा पोरस होगा वो दूसरे इलाकों से लेके जाएगा और वहां से ढूंढेगा कि कोई जगह है या नहीं। अगर कोई जगह होगी तो उत्तर की तरफ जाएगा और वहां से क्या कहते हैं सिपाहियों को लेके जाएगा, और देन फाइनली वहां से वो अटैक करने की सोचेगा। तो ये बात जब राजा पोरस को पता चलेगी कुछ सैनिक जो है वो उत्तर की तरफ झेलम नदी के उत्तर की तरफ गए हैं और वहां से कोई रास्ता ढूंढ के आएंगे, तो आप ये देख सकते हैं ऑफकोर्स अगर ये झेलम नदी है तो उत्तर की नॉर्थ की तरफ जाएंगे तो यहाँ से कोई ना कोई रास्ता तो मिल ही जाएगा इधर की तरफ अंदर की तरफ आने के लिए। तो ऑफकोर्स जब इनको अंदर की तरफ आने के लिए कोई रास्ता मिला तो यहाँ पे एक रणनीति बनाई गई। राजा पोरस ने अपने बेटे को भेजा और ये कहा कि तुम जाइए, और यहाँ पे क्या कहते हैं अपने सिपाहियों को लेके गया वो, और सिपाहियों के लेके पोरस का बेटा गया। तो ऑफकोर्स भाई सिंपल सी बात है, सैनिक जो है वो पोरस का बेटा इतना कुशल नहीं होगा सिकंदर के कंपैरिजन में, क्योंकि सिकंदर कितनी दूर से बैटल जीतता हुआ आ रहा है, तो ऑफकोर्स उसके साथ मुकाबला नहीं कर सकता। और यहाँ पे राजा पोरस का बेटा मारा जाता है, और मारने के बाद यहाँ पे फिर फाइनली जब वो पूरी तरीके से क्या कहते हैं पोरस के साम्राज्य में आ जाते हैं, तो उसके बाद यहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि सिकंदर के बीच में और साथ में क्या कहते हैं आपके पोरस के बीच में बैटल हुआ। अब सिकंदर और पोरस के बीच में जब बैटल हुआ तो ये बैटल 8 घंटे तक चढ़ा, 8 घंटे तक ये युद्ध चलता ही रहा। और यहाँ पे 8 घंटे लड़ते रहने के बावजूद भी युद्ध नहीं जीत पाए वो लोग। कौन? सिकंदर लोग। क्यों? क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि राजा पोरस के भाई अमर ने सिकंदर के घोड़े के ऊपर क्या कहते हैं भाला फेंक के मारा, और जब भाला फेंक के मारा तो सिकंदर का घोड़ा गिर गया। और यहाँ पे सिकंदर जो था वो पहली बार ऐसा देख रहा था कि पहली बार ऐसा यूनानी युद्ध में पहली बार हुआ कि यहाँ पे सिकंदर जो है घोड़े से गिर गया। और यहाँ से फिर ये बैटल जो है पूरी तरीके से ऐसा कहा जाता है कि राजा पोरस जो थे वो जीते थे। अब राजा पोरस बैटल अगर राजा पोरस बैटल जीते थे तो यहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि जब सिकंदर गिर गया घोड़े से तो ऑफकोर्स उसने वही रणनीति अपनाई कि वो
राजा पोरस के साथ संधि करेगा। और संधि करने के बाद, क्योंकि अब यहाँ पे ना राजा पोरस को पता था कि अगर वो उनके साथ संधि नहीं करेगा तो अभी तो 11,000 सिपाही आए हैं, बाद में तक्षशिला और गांधार के सिपाही जो और हैं वो भी आ सकते हैं और राजा पोरस फिर जीत नहीं पाएगा। तो राजा पोरस ने यहाँ पे अपनी बुद्धिमत्ता दिखाई और यहाँ पे उसने क्या कहते हैं सिकंदर के साथ क्या कहते हैं संधि कर ली। अब इस संधि के अंदर ये कहा जाता है कि संधि के अंदर ये कहा गया राजा पोरस से कि संधि के अनुसार राजा पोरस सिकंदर के प्रति वफादार रहेगा और जो पोरस जो होगा वो क्या कहते हैं पोरस को मदद करेगा दूसरे और इलाकों को जिताने में, यानी कि व्यास नदी तक, ये व्यास नदी तक जाने तक जितने भी साम्राज्य आएंगे उन सारे साम्राज्यों को जिताने के लिए यहाँ पे मदद करेगा कौन, यहाँ मदद करेगा हमारा सिकंदर। तो इसीलिए यहाँ पे सिकंदर जो है उनके साथ संधि कर लेता है। संधि के अनुसार राजा पोरस सिकंदर के प्रति वफादार रहेंगे और आगे के अभियान और उनकी पूरी सहायता करेंगे। बदले में पोरस को वह सभी राज्य मिलेंगे जो सिकंदर ने व्यास नदी तक जीतेंगे। तो ये सारा एक संधि करेगी। अब इसमें एक स्टोरी ये निकल के आती है कि बहुत से लोगों ने, आम किताबों में यही बताया गया है कि पोरस को हराया गया था सिकंदर से। आम किताबों में तो यही बताया गया कि पोरस युद्ध में हार गया था और यहाँ पे पोरस जब युद्ध में हार गया था तो पोरस युद्ध में हारने के बाद राजा सिकंदर यही बोलता है, अलेक्जेंडर सिकंदर द ग्रेट, वो यही बोलता है कि जब तुम्हें हरा दिया गया है तो आप अपना साम्राज्य वापस ले लीजिए और मैं वापस जा रहा हूँ। तो ये चीजें बेबुनियादी मानी जा सकती है क्योंकि यहाँ पे आप देखिए कि उसकी बहादुरी को खुश करने के लिए, अलेक्जेंडर की बहादुरी को खुश करने के लिए ऐसा कहा जाता है कि इतिहासकर्ताओं ने, क्योंकि वो बंदा इतनी दूर से जीतता हुआ आ रहा है, उसके बाद वो एक छोटे से साम्राज्य के छोटे से इलाके से छोटे से राजा से हार जाएगा तो कहीं ना कहीं इतिहास में उसकी बहुत ज्यादा बेइज्जती होगी। और यहाँ पे जब राजा पोरस युद्ध अगर हार जाता है इनकेस मान लीजिए, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आप देखेंगे कि अलेक्जेंडर की उसको अच्छा दिखाने के लिए उसको वो राज्य वापस दे रहा है। और जब उसका वो राज्य वापस दे रहा है तो यहाँ पे राजा पोरस को भी अच्छा दिखाया गया कि उसका डायलॉग डिलीवरी कि भाई जो एक राजा के साथ करता है आप ऐसा ही करिए। तो ये तो एक फिल्मी कहानी दिखाई जा सकती है कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन एक बात फैक्ट है कि प्लूटो ने, जो वहाँ के ग्रीक के विद्वान है, उन्होंने ये बताया कि कहीं ना कहीं बहुत सारी बैटल लड़ने के बाद, 8 घंटे बैटल लड़ने के बाद किस्मत ने इस बार उनका साथ नहीं दिया। इस वाक्य से कहीं ना कहीं प्लूटो के इस वाक्य से पता चलता है कि यहाँ पे सिकंदर युद्ध नहीं लड़ा था। वो तो जो इनके साथ लिखने वाले स्टोरी नरेटर करने वाले थे उन्होंने बढ़ा चढ़ा के बहुत सारी बातें लिखी होंगी और यहाँ पे सिकंदर को अच्छा दिखाया गया होगा। और दूसरा ऐसा कहा जाता है कि अगर सिकंदर पोरस से युद्ध में हार गया था तो ऑफकोर्स ये बात बिल्कुल सच होगी कि भारतीय इतिहासकर्ता ये दावा करते हैं कि सिकंदर और पोरस के युद्ध में यहाँ पे सिकंदर बुरी तरह से हारा था। और अगर सिकंदर बुरी तरीके से हारा था तो हारने के बाद या तो मर जाता या वापस चला जाता, लेकिन वो भारत की तरफ वापस आया। और ऐसा कहा जाता है कि व्यास नदी के आसपास के हिस्से भी राजा पोरस और सिकंदर ने जीते थे और जीतने के बाद उसने कहीं ना कहीं क्या कहते हैं वो सारे के सारे इलाके, व्यास नदी के आसपास के इलाके, वो सारे के सारे उसने किसको दे दिए, उसने राजा पोरस को दे दिए। तो ये भी कहीं ना कहीं तकियालूसी बातें लगती है कि अगर सिकंदर हार गया था तो ऑफकोर्स वो व्यास नदी तक के इलाके को नहीं जीत सकता था। और ऐसा ये भी कहा जा सकता है कि उसने राजा पोरस को वो दान नहीं दिए होंगे। तीसरी स्टोरी ये निकल के आती है कि शायद से राजा पोरस बहादुर तो था लेकिन वो स्वार्थी भी था। स्वार्थी इसीलिए था क्योंकि इतिहासकर्ता ये बताते हैं कि राजा पोरस स्वार्थी इसलिए था क्योंकि उसने कहीं ना कहीं, पोरस ने अपने सिकंदर के विरुद्ध में एक सहायक संधि कर ली और ये कहा कि ऐसा कर लो कि तुम मेरे साथ बैटल में मदद करो और मैं तुम्हें जो बैटल ऑफ झेलम हो रहा है उसमें मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, और जहां तक मैं जीतने की कोशिश करूंगा आप मुझे अपनी सेना या अपना साथ वहां पे सपोर्ट करने की कोशिश करना। तो ये भी एक कहानी है, ठीक है ना। फिर लास्ट में यही कि पोरस की मृत्यु के अंदर भी लोगों को अलग अलग चीजें देखने को मिलती है, जिसमें 3 चीजें मेन है। पोरस की मृत्यु अगर हुई होगी तो विष कन्या की वजह से हुई होगी, क्योंकि अर्ली टाइम पीरियड के अंदर विष कन्याएं कुछ ऐसी होती थी जो देखने में सुंदर होती थी, लेकिन क्या कहते हैं उनको शुरुआती समय से बहुत बड़ी मात्रा के अंदर जहर दिया जाता होगा, और जहर दिया जाता होगा तो ऑफकोर्स उस टाइम पीरियड के अंदर सेक्सुअल कॉन्टेक्ट की वजह से कोई भी उनके साथ आता होगा तो वो मारा जाता होगा। और राजा पोरस जो था बहादुर तो था लेकिन कहीं ना कहीं वो इन चीज़ों का शिकार भी था, शराबी और इन चीज़ों की जो नेक्स्ट लेवल की चीज़ें होती हैं उन चीज़ों में भी था। और सिकंदर के बारे में भी इतिहासकर्ता ये बताते हैं। तो एक रीज़न ये था। दूसरा रीज़न ये बोला जाता है कि उनके एक सेनापति थे
युद्धोमोस करके उन्होंने लगभग इस ड्यूरेशन के टाइम पीरियड पे यहाँ पे राजा पोरस की हत्या कर दी थी। और तीसरा एक रीजन ये बोला जाता है कि उस टाइम पीरियड पे जो चाणक्य आचार्य थे उन्होंने उनकी हत्या करवाई थी, क्योंकि राजा पोरस जो था ना वो कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूँ आगे चल के वो पूरी तरीके से चंद्रगुप्त को राजा बनने नहीं देता, और ये चीज स्टोरी हमें क्लियर होती है। दूसरा यहाँ पे बताया जाता है कि अगर क्या कहते हैं सिकंदर की डेथ हुई होगी तो सिकंदर की डेथ भी विषकन्या की वजह से हुई होगी, और या तो उसको यहाँ के टेम्परेचर में कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूँ उसको वो रिलैक्स नहीं मिला होगा, और उसको कुछ ऐसा वायरल हुआ होगा या कुछ ऐसे मतलब कुछ भी बीमारी हो सकती है जो उस टाइम पीरियड के अंदर मेडिसिन या क्योर नहीं होगा, और इसकी वजह से वो डेथ का शिकार हो गया होगा। तो ये बेसिकली स्टोरी बताई जाती है। अब वो आपके ऊपर है कि आप सिकंदर को द महान बोलते हैं, या जो जीता वही सिकंदर बोलते हैं, या जो जीता वो पोरस बोलेंगे। तो ये अजीब सा लगेगा, लेकिन काफी समय से हमारे दिमाग में ये चीजें पढ़ाई जा रही है, बताई जा रही है, दैट इज वाई हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। लेकिन चाणक्य का रोल इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आने वाली हिस्ट्री के अंदर हम चाणक्य के बारे में बहुत कुछ समझते हैं, जानते हैं। तो शायद से इस युद्ध के अंदर सिकंदर को हराने का कहीं ना कहीं पीछे कारण चाणक्य का भी हो सकता है। तो यहाँ पे आप समझिए, जानिए आपने क्या समझा, मुझे कमेंट करके बताइए कि आपकी क्या राय हो सकती है इसमें बेटर। ठीक है, तो मिलते हैं एक नेक्स्ट सीरीज में जो वॉर के बारे में होगी, और इतिहास में हम देखेंगे कि इस वॉर के अंदर क्या हुआ। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।